Good morning student. You are most welcome to श्री राम कुमार लेट राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ईश्वर से कामना करूँगा कि नया वर्ष आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, तरक्की लेके आए, निरोगी रहें, आप सभी अच्छे से अपनी लाइफ जिएँ। और अब हम अपना अध्यापन कार्य शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ साफ़ सफाई के बारे में जाना या कुछ रोगों के बारे में जाना कि उससे किस प्रकार से बचाव हो सकता है। अब हम अपनी जो कॉमन पेपर है विकलांगता का परिचय उसको आगे बढ़ाते हैं। तो यूनिट 3 का 3.4 हाइजीन स्वच्छता पे आगे बढ़ते हैं। शरीर को पूर्ण स्वस्थ बनाने हेतु मात्र पौष्टिक भोजन ही आवश्यक नहीं है, वरन शरीर की स्वच्छता पर भी ध्यान देना अनिवार्य है। व्यक्तिगत स्वच्छता का आशय शरीर के विभिन्न अंगों की नियमित स्वच्छता तथा पहने व ओढ़े जाने वाले वस्त्रों की स्वच्छता से है। नियमित रूप से शारीरिक स्वच्छता व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक सिद्ध होती है। व्यक्तिगत स्वच्छता का क्षेत्र व्यक्ति की स्वयं शारीरिक तथा वस्त्रादि संबंधी स्वच्छता तक सीमित है। व्यक्ति के शरीर में विभिन्न अंग जैसे आँख, नाक, कान, बाल, नाखून, त्वचा आदि की सफाई, उसके द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली वस्त्रों, दिन प्रतिदिन काम में आने वाली वस्तुओं की सफाई आदि सम्मिलित है। मनुष्य की आदतें भी व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आती हैं, जिन पर व्यक्ति का स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता में सबसे पहले हम त्वचा और उसकी स्वच्छता के बारे में बात करते हैं। त्वचा हमारे समस्त शरीर को ढके रहती है, अतः समस्त शरीर की स्वच्छता के लिए त्वचा की सफाई की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। त्वचा के अंदर अनेक लघु छिद्र होते हैं जिनसे पसीने के रूप में विषैले पदार्थ बाहर निकला करते हैं। जब नियमित रूप से त्वचा की सफाई नहीं होती तो त्वचा की सतह पर मैल जम जाता है और ये छिद्र बंद हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप शरीर का मैल पसीने के रूप में शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है। पसीने के उचित रूप से बाहर न निकलने से अनेकों रोग हो जाते हैं, जैसे दाद, खाज, फोड़े, फुंसी त्वचा की गंदगी के कारण ही होते हैं। त्वचा को सदा स्वच्छ रखना हमारे लिए परम आवश्यक है। स्नान और उसके लाभ, बाथ एंड देयर बेनिफिट्स। हमारे देश में स्नान को प्राचीन काल से ही विशेष महत्व दिया गया है। आज कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बिना स्नान किए नहीं होता। जल द्वारा स्नान करने से त्वचा के छिद्र खुल जाते हैं तथा पसीना सरलता से शरीर के बाहर निकलने लगता है। स्नान करने से शरीर में रक्त संचार तीव्रता से होने लगता है, जिससे हमें एक नवीन स्फूर्ति का अनुभव होता है। जहाँ तक संभव हो शीतल जल से स्नान किया जाए, क्योंकि शीतल जल से त्वचा पर प्रभाव नहीं पड़ता। गर्म जल से स्नान करने पर त्वचा में कमजोरी आती है, लेकिन सर्दी बहुत हो रही है इसलिए गर्म जल से ही स्नान करें। नेत्रों की स्वच्छता, आँखों की साफ सफाई कैसे रखेंगे। नेत्र हमारे शरीर की महत्वपूर्ण इंद्रियां हैं। आँखों की स्वच्छता की ओर सदा ध्यान देना चाहिए। आँखों को धूल से जहाँ तक हो सके बचाया जाए। धूल के कण आँखों के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। इन कणों के कारण आंखें लाल हो जाती हैं और अत्यंत पीड़ा के बाद खुलती हैं। नित्य प्रातःकाल उठकर शीतल जल से नेत्रों को धोया जाना चाहिए। आँखों को गंदे रुमाल तथा गंदे हाथों से नहीं मलना चाहिए, नहीं तो आँखों में विभिन्न प्रकार के संक्रमण हो सकते हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं नाखूनों की सफाई पे। हमारे देश में मुख्यतः हाथों से भोजन किया जाता है, परंतु साथ ही साथ हाथों द्वारा अनेक गंदे कार्य भी किए जाते हैं।
जैसे गुदा आदि की सफाई। परिणाम स्वरूप हाथों के नाखून यदि लंबे लंबे होते हैं तो उनमें मल भर जाता है, और जब हम हाथों द्वारा भोजन करते हैं तो वही मल हमारे मुंह से होकर पेट में चला जाता है। पेट में पहुंचकर ये मल अनेक रोग उत्पन्न करता है। अतः भोजन को विषयुक्त होने से बचाने के लिए आवश्यक है कि नाखूनों को समय समय पर काटा जाए। आजकल लड़कियां लंबे लंबे नाखून रखती हैं। इस प्रकार के नाखूनों की सफाई ब्रश से नित्य होनी चाहिए, परंतु जहाँ तक हो सके नाखूनों को काटना ही उचित है। बालों की सफाई। त्वचा की सफाई के साथ साथ बालों की भी सफाई आवश्यक है। बिना बालों को साफ किए तेल डालने से बालों की जड़ों में धूल जम जाती है। अधिक समय तक सिर गंदा रहने से जूं पड़ जाती है, जो कि बालों में की जड़ों में चिपककर खून चूसा करती हैं। ये जूं इतनी भयंकर हो जाती हैं कि कंधे से बाल काटने पर भी नहीं निकलती। इम्पिटिगो रोग जुओं के काटने से फैलती है। सप्ताह में 2 बार रीठा, मुल्तानी मिट्टी या दही डाली जाए। जब बाल सूख जाएं तो उनमें तेल डाला जाए। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, यानी कानों की सफाई। कान हमारे शरीर की बहुत ही महत्वपूर्ण इंद्रिय है। कानों में मैल एकत्रित हो जाने से कान में दर्द तथा कम सुनाई पड़ने लगता है। अतः कानों में समय समय पर सरसों का तेल डाला जाए। अत्यंत सावधानी से रुई की फुरहरी द्वारा कान के अंदर के मैल को बाहर निकालना चाहिए। कान के अंदर दिया सलाई तथा अत्यधिक गर्म तेल डालना हानिकारक है। इससे कान के पर्दे के फट जाने का डर रहता है। दांतों की सफाई। दांतों के गंदे रहने से इसमें लगा मैल खाने के साथ पेट में चला जाता है, जिससे अपच होने की संभावना रहती है। दांतों के कारण मुख से बदबू आने लगती है। दांतों की नियमित सफाई न करने के कारण कुछ काल बाद यानी कुछ समय बाद उनमें कीड़ा लग जाता है और वो समय से पहले गिर जाते हैं। अतः सुबह शाम का खाना खाने के बाद कुल्ला करके दांतों की सफाई के लिए मंजन या पेस्ट का प्रयोग किया जा सकता है। गांव में नीम या बबूल की दातुन का प्रयोग भी लाभदायक रहता है। वस्त्र व उनकी स्वच्छता। बच्चों की सफाई पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। गंदे वस्त्र पहनने शरीर में बदबू आती है तथा त्वचा के अनेक रोग जैसे खुजली आदि हो सकते हैं। अत्यधिक गंदे कपड़ों में जूं तक पड़ जाती है। वस्त्र अधिक भारी ना हो और यथासंभव वस्त्र पहने जाएं। जांघिया और बनियान को प्रतिदिन धोना चाहिए। मासिक धर्म। यह मुख्य रूप से महिलाओं को होता है। ये प्रत्येक महीने में होता है। 5 से 7 दिनों तक होता है। शरीर में पूरे 1 महीने में जो रक्त में गंदगी होती है वो बाहर आती है। महिलाओं को उन दिनों विशेष रूप से सफाई का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। तो ये थे हमारे शरीर की स्वच्छता के बारे में। अब हम चाइल्डहुड डिजीज़ यानी बच्चों को होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। बाल अवस्था के रोग। बाल अवस्था में ज़्यादातर रोग संक्रमण द्वारा होते हैं, क्योंकि बाल अवस्था में रोग प्रतिरोधक की क्षमता कम होती है। इसी कारण से बाल अवस्था में संक्रमित रोग ज़्यादा होते हैं। संक्रामक रोग वह रोग है जो किसी संक्रमण के कारण मनुष्यों और पशुओं में होता है। आमतौर पर वायरल संक्रामक बीमारियों को कारकों के आधार पर निम्न रूप से वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें है सबसे पहले वायरल यानी विषाणु। इससे होता है
खसरा, रूबेला, मम्स, पोलियो, रेबीज़। उसके बाद आता है जीवाणु यानी बैक्टीरियल, तपेदिक, कुकर खांसी, टिटनेस, आंत ज्वर, हैजा, स्ट्रेप्टोकोकल और स्टेफिलोकोकल का संक्रमण, स्पाइरोसिटिस यानी सिफिलिस और प्रोटोजोमल मलेरिया, टोक्सोप्लामोसिस, फंगल फफूंदी। इसके बाद है मेनिंजाइटिस, यह मस्तिष्क की आवरण करने वाली झिल्लियों में संक्रमण है। मेनिंजाइटिस वायरस या बैक्टीरिया रोगाणु से होता है। अधिकतर बालकों में इससे गर्दन के लचीलेपन में कठोरता आ जाती है। अन्य लक्षणों में बुखार, चिड़चिड़ापन, उल्टी करना, दौरे आना आदि। ये साधारणतः शरीर में मस्तिष्क झिल्लियों के अलावा अन्य जगह भी फैल जाता है। और अगला है इंसेफ्लाइटिस। इंसेफ्लाइटिस साधारणतः वायरस जनित संक्रमण के कारण मस्तिष्क की सूजन है। कुछ स्तर तक इंसेफ्लाइटिस बैक्टीरियल भी हो सकता है। प्रथम लक्षण चेतना अवस्था में परिवर्तन है। इसमें बालकों को बुखार, सिर दर्द, बार बार दौरे पड़ना, गर्दन का कठोर हो जाना, सिर लटक जाना भी हो सकते हैं। कभी कभी बीमारी के बाद के प्रभाव में बालक में मानसिक मंदता, मस्तिष्क में क्षति और हाथ पैरों की क्रियाओं में नियंत्रण का अभाव और विभिन्न प्रकार के पक्षाघात मीन्स पैरालिसिस आदि देखे जा सकते हैं। तत्पश्चात खसरा, ये संक्रमित व्यक्तियों के मुख एवं नाक से निकलने वाले पदार्थों से फैलता है। संक्रमण काल 9 से 10 दिन में बालक को बुखार, सर्दी की खांसी, आंखों का लाल हो जाना आदि दिखाई देने लगते हैं। इन लक्षणों के बाद लगभग 5 दिनों से 1 सप्ताह में चिकत्ते त्वचा पे दिखाई देने लगते हैं। चिकत्ते गर्दन की तरफ से शुरू होते हैं एवं बालों की तरफ होते हुए पूरे शरीर व छाती पर 24 घंटों में फैल जाते हैं। दूसरे और तीसरे दिन चेहरे के चिकत्ते हल्के पड़ने लगते हैं। इसके बाद भूरे रंग के अपशिष्ट रहते हैं। धीरे धीरे रंग हटता है। 10 से 15 दिनों में खाल की परत हटने लगती है। सभी निशान गायब हो जाते हैं। तो ये खसरा था। उसके बाद रूबेला, जिसको जर्मन खसरा भी बोलते हैं। रूबेला भी खसरे की एक वायरस जनित संक्रमित रोग है जिसमें गर्भवती महिला के गर्भावस्था काल की शुरुआत में प्रभावित हो जाती है। तो ये गंभीर जन्मजात मानसिक मंदता और शारीरिक विकास की कमी का काल होता है। बच्चों में माइक्रोसिफाली, साथ में मोतियाबिंद, कैटरैक्ट, बहरापन, हेयरिंग इम्पेयरमेंट एवं बद्धबुद्धिता यानी मेंटल रिटार्डेशन एवं अन्य दोष उत्पन्न होते हैं। डिप्थीरिया, संक्रमण काल के 2-4 दिन में ही बालक को बुखार, कमजोरी, दर्द एवं गले में खराश आदि हो सकते हैं। निरीक्षण करने पर फैरिंक्स और टॉन्सिल पर ग्रास नली पर एक छोटी ऐसी स्लेटी रंग की झिल्ली बन जाती है जो संक्रमण को प्रकट करती है। पर्ट्यूसिस, जिसको कुकर खांसी भी बोलते हैं, ये बैक्टीरिया जनित संक्रमित रोग है जो शरीर से निकले पदार्थ के द्वारा श्वास के संपर्क से फैलता है। प्रथम अवस्था में छींकें आना, हल्की सर्दी जुकाम लगना तथा बालक को भूख न लगना है। दूसरी अवस्था में तेज फेफड़ों में ऐंठन वाली खांसी, एक के बाद बार बार दौरे, सांस में रुकावट से जब वो सांस लेता है तो हूँ की लंबी और तीखी आवाज़ होती है। खांसी के दौरान मध्य चेहरा लाल पड़ जाता है एवं सूज जाता है, कभी कभी नीला भी पड़ जाता है। इसके बाद है टेटनस। इसमें खुले घावों या चोट से जीवाणु शरीर में प्रवेश करते हैं। प्रारंभिक लक्षणों में मुंह खुलने में कठिनाई, जबड़े पेशियों में फैलाव कम होने लगता है, धीरे धीरे अकड़न एवं मांसपेशियों में फैल जाती है। ये लक्षण नवजात शिशु में गर्भनाल से गर्भाशय तक फैलता है। टिटनेस बड़ा खराब रोग है। टाइफाइड, इसमें बच्चे को दस्त, उल्टी या गंभीर संक्रमण वाले उच्च ज्वर मीन्स बुखार, फीवर के लक्षण दिखाई देते हैं। इसके लक्षणों में भूख न लगना, कमजोरी, तिल्ली, रक्त का बढ़ना, गंभीर पेट के दर्द, कभी दौरे भी आ सकते
हैं। तत्पश्चात है मम्प्स। मम्प्स भी एक संक्रामित रोग है जिसमें लाल ग्रंथियों में खास तौर पर पैराटिड ग्रंथि बढ़ जाती है। कान के पास में सूजन दोनों और या एक ओर हो सकती है। मम्प्स में व्यक्ति को निगलने में परेशानी हो सकती है। दर्द और बुखार होता है जिससे गंभीर मेनिंगोकोकल इंसेफ्लाइटिस हो जाता है। संक्रमण काल लगभग 18 दिन के लगभग होता है। चिकन पॉक्स शरीर से निकले पदार्थ या सीधे संक्रमक से फैलता है। हल्का बुखार हो सकता है, भूख न लगना, शरीर पर चिकत्ते जिसे 2-4 घंटों में दिखाई देने लगते हैं। साधारणतः दाने लाल रंग के होते हैं। ये फफोलों में परिवर्तित हो जाते हैं और इनमें एक प्रकार का द्रव्य भर जाता है जिसके फूटने पर खुजली होने लगती है। 3 से 4 दिन फफोले लगातार रहते हैं तथा खुजली व जलन इनका विशेष लक्षण है। रोग बिगड़ जाने की स्थिति में संक्रमण बाद इंसेफ्लाइटिस हो जाने की संभावना रहती है। इंसेफ्लाइटिस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस पोलियो के वायरस के द्वारा होता है। इनमें एक या दोनों हाथ पैर पक्षाघात से प्रभावित होते हैं। मस्तिष्क की ब्रेन स्टेल प्रभावित होती है क्योंकि इसमें मस्तिष्क की सुषुम्ना नाड़ी प्रभावित होती है जिससे सांस लेने और निगलने में तकलीफ होती है। कालरा का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये गंभीर अतिसार का रोग है जिसमें मल साफ रहता है और अधिक द्रव्ययुक्त होता है। ये चावल के माड़ जैसे होता है। इसके साथ साथ पेट में दर्द और उल्टी भी होती है। शरीर में पानी की कमी और आघात जैसी स्थिति से रोग और जटिल हो जाता है। तपेदिक। यह रोग ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। बच्चे में हल्का बुखार रहता है। अधिकतर शाम के समय होता है। साथ में पसीना भी आता है। शुरू में सूखी खांसी रहती है, बाद में कफ भी आने लगता है। भूख में कमी और शरीर का वजन गिरने लगता है। ये शरीर के किसी भी भाग में फैल सकता है परंतु सर्वप्रथम इसमें फेफड़े संक्रमित होते हैं। इन बीमारियों के अलावा और भी कई बाल्यावस्था के रोग होते हैं जो शिशु के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जैसे बुखार। सामान्य से अधिक शरीर का तापमान हो जाता है। शरीर का वजन घटने लगता है। कुछ बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं एवं कई बच्चों को बुखार के समय मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं। सर्दी जुखाम। सामान्यतः बच्चों की आंखों में पानी आने लगता है एवं नाक से पानी गिरने लगता है एवं कभी कभी बुखार भी आ जाता है और बच्चे चिड़चिड़े व्यवहार को प्रदर्शित करने लगते हैं। कान के संक्रमण। कान से पानी आना, कान में पस हो जाना या फिर खून निकलना एवं कान में सूजन आना, ये सारे क्रियाएं कान के संक्रमण के कारण होते हैं। इन्फेक्टेड टू द ईयर। दस्त, लूज मोशंस। कुछ समय पर बार बार शौच जाना, शरीर की वजन भार में कमी आना, बच्चा सुस्त महसूस करता है। तो ये थे हमारे कुछ संक्रामक रोग जिनके कारण से मानसिक मंदता या श्रवण बधिरता आदि बीमारियां होने का खतरा रहता है। तो हमने सबसे पहले मेनिंजाइटिस के बारे में जाना, इंसेफ्लाइटिस, खसरा, रूबेला, डिप्थीरिया, पर्टिसिस कुकुर खांसी, टेटनस, टाइफाइड, मम्प्स, चिकन पॉक्स, पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस एक अलग तरह का रोग है और पोलियो एक अलग तरह का रोग है, पर इनमें संक्रमण करने वाला वायरस एक ही होता है। जो वायरस पोलियो जैसे गंभीर रोग से व्यक्ति को प्रभावित करता है वही वायरस पोलियोमाइलाइटिस वायरस के द्वारा हो जाता है। पोलियोमाइलाइटिस एक गंभीर बीमारी है। इसके अलावा बच्चों में दस्त, खांसी, बुखार या इन्फेक्शन आदि हो सकता है।
हमने स्वच्छता के बारे में भी जाना कि त्वचा और उसकी स्वच्छता, स्नान और उसके लाभ, नेत्रों की स्वच्छता, नाखूनों की सफाई, बालों की सफाई, कान की स्वच्छता, दांतों की सफाई, वस्त्र और उनकी स्वच्छता, एंड पीरियड्स के बारे में चर्चा करी। आगे आने वाली कक्षाओं में मैं आपको विकलांगता के परिचय से संबंधित उस अन्य जानकारियाँ भी दूंगा और ये आशा करूंगा कि आपको जो इस क्लास में बताया जा रहा है उसको आप अच्छे से तैयार करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में आपकी परीक्षा के समय में ये सहायक सामग्री आपके लिए अच्छी सिद्ध हो सके। तो हमने अभी तक विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं पर भी चर्चा की, जैसे PWD एक्ट में 7 प्रकार की विकलांगताओं को बताया गया था, जिसमें श्रवण बधिरता, मानसिक मंदता, गामा का क्षमता और नेत्रहीनता, अल्पदृष्टि एवं कुष्ठ रोग से निवारित व्यक्ति आदि के लक्षण, उनकी विशेषताएं, उनसे बचाव आदि पे चर्चा की। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताना चाहूँगा जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं।
तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे भी हम इस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई अन्य टॉपिकों पे चर्चा करते रहेंगे। मैं आपको आगे भी इससे संबंधित जानकारी प्रदान करता रहूँगा। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आज की कक्षा यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद।